जिस वायरस को आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। यही है वो अलार्म जो यूपी से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक बज रहा है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला और इसी बीच ब्रिटेन से लोग भारत भी लौटे। ब्रिटेन से भारत आए इन्हीं लोगों का अता पता मिलना मुश्किल हो गया। कई लोगों के फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गए और राज्य सरकारों में डर पसर गया है कहीं ये लापता लोग कोरोना के नए स्ट्रेन के सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। The number you are trying to reach is currently switched off. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यूपी से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र में, जहां ब्रिटेन से लौट रहे लोगों के फोन नंबर स्विच ऑफ हो गए हैं और इन लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग करना मुश्किल हो गया है। हड़कंप मचा और उठा बड़ा सवाल, ब्रिटेन से लौटे लोगों को कैसे ढूंढा जाए? नंबर स्विच ऑफ, पुलिस का एक्शन मोड ऑन। बीते एक महीने के अंदर ब्रिटेन से 264 लोग लौटकर यूपी आए। जब इनसे संपर्क की कोशिश की गई तो कई लोगों का फोन नंबर ऑफ हो गया। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है और ब्रिटेन से राजधानी लखनऊ लौटे 264 यात्री स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, क्योंकि इनमें से कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं। कई यात्रियों के मोबाइल बंद होने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है और स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क साधा है ताकि यात्रियों के अगर मोबाइल से संपर्क न साधा जा सके तो उनके ईमेल आईडी पता करके संपर्क करने की कोशिश की जाए। यानी लॉकडाउन की ही तरह ब्रिटेन से स्ट्रेन से निपटने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। नंबर स्विच ऑफ, महाराष्ट्र में खलबली। मुंबई में पहले से पोस्ट कोविड इम्यूनिटी सिंड्रोम मुश्किल का सबब बना हुआ है और अब ब्रिटेन से आए लोगों के फोन ऑफ होने से मुंबई में टेंशन हाई हो गई है। नंबर स्विच ऑफ, पंजाब में अलर्ट पर सरकार। 25 नवंबर से 23 दिसंबर यानी तकरीबन एक महीने के अंदर ब्रिटेन से 3,322 मुसाफिर पंजाब लौटे, लेकिन यूपी और महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी कुछ लोगों के फोन ऑफ हो गए। पंजाब आए लोगों में से 8 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बाकियों की चेकिंग होनी है, लेकिन फोन ऑफ होने के चलते चेकिंग और ट्रेसिंग मुश्किल हो गई है। वैक्सीन आने की गुड न्यूज को कोविड के नए स्ट्रेन ने ग्रहण लगाया और अब मुसाफिरों के नंबर स्विच ऑफ होने से मानो पूरे सिस्टम की बत्ती गुल हो गई है। टीम न्यूज नेशन। तो आप सोच रहे होंगे कि फोन ऑफ होने से सरकारों में हड़कंप क्यों मचा। दरअसल 130 करोड़ की आबादी में फोन ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और चेकिंग का सबसे अचूक तरीका है। इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना मैंडेटरी है और इसी आरोग्य सेतु ऐप से की जाती है कोरोना की टेस्टिंग और ट्रेसिंग। आइए आपको बताते हैं कि अगर किसी आरोग्य सेतु यूजर के कोरोना पॉजिटिव होने की शिकायत दर्ज करना है या फिर कोरोना जैसे लक्षण बताता है तो फौरन चेक किया जाता है। आरोग्य सेतु यूजर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे होती है, कॉन्टैक्ट वो किन किन लोगों के संपर्क में आया ये सब देखा जाता है। जीपीएस के जरिए पता किया जाता है कि यूजर कहां से कहां गया और कहां के लिए गया और कितने लोगों के संपर्क में आया, फिर उन लोगों को सबको ट्रेस किया जाता है। ये जानकारी जुटाने के बाद कॉन्टैक्ट यूजर को ये चेक किया जाता है कि कहीं उन्हें कोरोना या कोविड जैसे कोई लक्षण तो नहीं है, यानी कि फोन के जरिए कोविड की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। ऐसे में अगर फोन ही बंद हो जाएगा तो सोचिए लोकेशन कैसे मिलेगी और कॉन्टैक्ट का पता करना और भी मुश्किल हो जाता है और इसी आफत से दो हाथ करने पड़ रहे हैं। ब्रिटेन के मुसाफिरों का फोन ऑफ होने के बाद अब ये दिक्कत सामने आ रही। तो देश में कोरोना की संक्रमण दर कम होने के बाद कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि कोरोना खत्म हो रहा है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये एक नोवल वायरस है जो रूप बदल रहा है। खुद डॉक्टर की जुबानी सुनिए क्या है कोविड के नए स्ट्रेन का खतरा और क्यों इससे बचना बेहद जरूरी है। ये वायरस थोड़े तेजी से फैलता है, जिसको हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं, इसकी थोड़ी ज़्यादा है। वायरस दिखने में ऐसा होता है, एक बॉल जैसा है। इसके सरफेस पे आप जो देख रहे हो बाहर निकल रहे जो इसको स्पाइक कहते हैं, जैसे करीबन 100 नैनोमीटर वगैरह इतनी इसकी लंबाई होती है ये बॉल की। तो इसलिए बहुत ही छोटा सा वायरस है और ये स्पाइक प्रोटीन है। ये स्पाइक प्रोटीन का महत्व ऐसा है कि वायरस के सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारी पेशियाँ वायरस को पकड़ लेती है और फिर जैसे हमारी पेशियों में घुसता है फिर वायरस के अनेक अलग अलग कॉपीज बन जाती है और फिर जो रोग जो है बीमारी जो फैलती है। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर हलाल बन गया है बहस का सवाल। दरअसल एसडीएमसी यानी कि साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक प्रस्ताव लेकर आई है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मीट परोसने वाले सारे रेस्टोरेंट अब ये बताएंगे कि परोसा गया मीट झटके का है या फिर हलाल है। सबसे बड़ा सवाल, झटका या हलाल।
यही है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उस ड्राफ्ट का सार जो मीट सर्व करने वाली इटलीज और रेस्टोरेंट के लिए लाया गया। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि रेस्टोरेंट को बताना होगा कि जो मीट ग्राहकों को दे रहे हैं वो हलाल है या झटका। हम ऐसा प्रस्ताव लाए हैं कि भाई वो शो बाहर लटकाए ना, उसको वो कवर रहे, अगर वहाँ लिख देंगे, वो डिस्प्ले कर देंगे वैसे लिख करके, तो वो लेने वाले को पता गलत जगह वो नहीं जाएगा। मान लो जिसको झटका चाहिए वो हलाल पर चला जाता, जिसको हलाल चाहिए वो झटके पर चला जाता। इससे पहले केरल में ईसाई धार्मिक संगठनों ने हलाल मीट के बाइकॉट का धर्म भरा था और अब हलाल से जुड़ा यह सवाल दिल्ली तक पहुंच गया है। टीम न्यूज़ नेशन। मराठी अस्मिता का नाम और तोड़फोड़ का काम। एक बार फिर से एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुर्खियों में आई और इस बार सुर्खियों में आने की वजह थी एक शॉपिंग पोर्टल के दफ्तर में तोड़फोड़। वजह सिर्फ इतनी कि वेबसाइट पर मराठी भाषा को लैंग्वेज ऑप्शन में शामिल नहीं किया गया था। जुबान पर एमएनएस का नारा, हाथों में एमएनएस के झंडे, दरवाजे तोड़े, खिड़कियां फोड़ी, कुछ ऐसा कोहराम मचाया एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पुणे में, जहां एक कंपनी का दफ्तर इन सियासी अदावत का शिकार बन गया। पुणे के इस दफ्तर पर सुबह के वक्त अचानक एमएनएस कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंच गया। मराठी भाषा और अस्मिता की दुहाई की आड़ में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। एमएनएस कार्यकर्ताओं का आरोप था कि कंपनी के पोर्टल पर भाषा विकल्पों में मराठी को नहीं रखा गया। इससे एमएनएस ने मराठी अस्मिता का अपमान माना और कानून हाथ में लेकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जर महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला व्यवसाय करायचा आहे, धंदा करायचा आहे, तर तुम्हाला तो मराठीत आणि जे ऑप्शन्स आहेत त्याच पद्धतीने तुमच्या गाड्या किंवा तुमची दुकानं चालू महाराष्ट्रात चालू देणार नाही। कंपनी के कर्मचारी ही क्या, गार्ड तक डरे सहमे थे। हाथ में डंडे लिए ये एमएनएस कार्यकर्ता मानो उन्हें गुंडे नजर आ रहे थे। तभी तो ना कोई दरवाजे पर था, ना कोई अंदर एंट्रेंस पर। एमएनएस कार्यकर्ताओं की जो मनमर्जी थी वो किया। जिस तरह कंपनी दफ्तर में हिंसा की गई, झंडे गाड़ दिए गए, देखकर लगा मानो उन्हें अपनी करनी पर कोई शर्म नहीं, उल्टा गुरूर है ऐसी गुंडागर्दी पर। टीम न्यूज़ नेशन। तो एमएनएस का रंगरू को आपने पहले भी देखा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे जो किसानों से संवाद किया उसकी। किसान सम्मान निधि की राशि जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कृषि कानूनों के फायदे और एपीएमसी व्यवस्था को लेकर बंगाल और केरल सरकारों पर प्रहार किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं, लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। तो पीएम मोदी ने अपने मन की बात तो किसानों तक पहुंचा दी। अब बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन में उतरे अन्नदाता ने पीएम की बात कितनी समझी है और किस तरह समझी है, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन रिपोर्टर पहुंचे आंदोलन के बीच में मौजूद किसानों से बातचीत करने। किसान की जमीन कंपनी नहीं छीन लेती। एपीएमसी से किसान को नुकसान हुआ, फसल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फसल बेच सकते हैं। ये थी पीएम मोदी की वो पाठशाला जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने कृषि कानून के फायदे गिनाए, किसानों के लिए सरकार के इरादों को साफ किया। इन्हीं बिंदुओं को लेकर न्यूज़ नेशन ग्राउंड पर पहुंचा, यानी किसानों के बीच। चिल्ला बॉर्डर पर जमा किसानों से न्यूज़ नेशन रिपोर्टर ने इन पहलुओं को किसानों के सामने रखा। वो कह रहे हैं कि अब इतना अच्छा है कि अगर फसल आपकी नष्ट हो गई या खराब हो गई तो उसका भी जो नुकसान है वो किसान को नहीं झेलना पड़ेगा, वो कंपनी झेलेगी। तो इसमें क्या दिक्कत है? माननीय मोदी जी अभी तक जो जब से कृषि बीमा आया है,
सिर्फ अपने ये एक तो जो है आंकड़े बताए जा रहे हैं वो आंकड़े बिल्कुल धरातल पे है ही नहीं है। जो 3 काले कानून लाए हैं ये बिल्कुल भी किसान के हित में नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लाए हुए हैं कानून है। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने पीएम मोदी का विरोध तो किया, लेकिन मोदी के तर्क पर जवाब नहीं दिया। यानी तकरार तो है लेकिन तर्क नहीं। न्यूज नेशन रिपोर्टर विशाल ठाकुर पीएम के तर्कों पर किसानों की समझ को तोलने के लिए शंभू बॉर्डर पहुंचे। ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इससे किसानों को फायदा होगा, कोई ज़मीनें नहीं जाएंगी। आपका क्या कहना है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो हमारी ज़मीनें हैं ना, बड़े बड़े घरानों को, अंबानी को, अडानी को, इनको दे देगा और हमें इनको यहाँ लेबर बुला के रख लेगा। वो कह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो गलत दिशा पकड़ रहा है, गलत हाथों में चला गया है। ये हमारी ज़मीन खोसने का, ये इनका प्लान है। यानी चिल्ला टू शंभू बॉर्डर पीएम मोदी के तर्कों को या तो किसानों ने सुना और समझा नहीं, या फिर उन्हें सुनने और समझने नहीं दिया गया। ललकार का दम तो हर जगह भरा गया, लेकिन लॉजिक के साथ बात करने को कोई राजी नहीं नजर आया। टीम न्यूज नेशन। और चलिए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर राम निधि संग्रहण रैली पर पथराव होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर बताते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई है, जहां पर राम निधि संग्रहण रैली निकाली जा रही थी, जिस पर पथराव हुआ है। रैली में राम मंदिर के लिए चंदा मांगा जा रहा था। तस्वीरें देखिए आप, असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पथराव किया गया है। जो जानकारी निकल के आई है उसके मुताबिक उज्जैन का बेगमबाग इलाका है जहां पर यह पथराव हुआ है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। मौका स्थल पर एसपी समेत तमाम पुलिस बल इस वक्त मौजूद है। ये ओल्ड उज्जैन शहर का इलाका है, जिसकी दूरी महाकाल मंदिर से महज 800 मीटर की है।